हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AIGS। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और जो अपना ज़िंदगी में मस्त होंगे, बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। आइए आज पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी 1909। क्या पढ़ना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इससे पहले का वीडियो लोड हो गया होगा यूट्यूब पर, अगर नहीं हुआ होगा तो जल्द ही हो जाएगा। पर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ते, फिर देखते इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला बात तो ये कि ये कब आया? 1909 में आया, इसलिए इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो दिस वाज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। याद रहे कि जितना भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कोई भी पढ़े, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है। ये इंडिया नाम भले है, क्योंकि ये इंडिया में जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटेन, अभी इंडिया ब्रिटिश के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर एक कॉलोनी है, ब्रिटेन का गुलाम है एक तरह से कह सकते हैं इंडिया, इसलिए इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ये इंडिया के गवर्नेंस के लिए आता है। लेकिन ये पास कहाँ से होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होगा। इंडिया का उस समय पार्लियामेंट नहीं था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के ये एक्ट आते थे, इसलिए इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और बिकॉज दिस एक्ट केम इन द ईयर 1909, सो दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। पहले की, इससे पहले कि हम इसके प्रोविजंस को डिटेल में पढ़े, यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इस समय हिस्ट्री में क्या चल रहा था, हमारे इतिहास में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी। व्हाट वाज INC डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो फर्स्ट, हम लोग जब इतिहास पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो उससे लिंक करके पढ़िए ताकि आसानी से याद हो सके। तो इस समय हम लोग देखें कि 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, जब बंगाल डिवीजन होता है, जब बंगाल को बांट दिया जाता है, तब इसी के विरोध में एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट चालू किया जाता है मॉडरेट्स के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। यानी यहाँ पर स्वदेशी, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चालू है। यही स्वदेशी आंदोलन में दो पार्ट हो जाते हैं, एक को बोलते हैं मॉडरेट्स। हम लोग इतिहास में ये सब पढ़े होंगे तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो 1905 में हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल विभाजन होता है। यही विभाजन के विरोध में बंगाल के निवासी और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग नेता स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें धीरे धीरे कांग्रेस में दो गुट बढ़ जाता है, एक मॉडरेट है और एक एक्सट्रीमिस्ट है। ये जो मॉडरेट है, इसी को प्लेकेट करने के लिए, इसी को अपने पक्ष में बुलाने के लिए ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो पहला फंक्शन जो ब्रिटिश का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से अचीव करना चाहता है, वो ये है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की मदद से मॉडरेट्स को अपने पक्ष में लाना चाहता है, मॉडरेट को अपने तरफ मिलाना चाहता है, ताकि एक्सट्रीमिस्ट अकेला पड़ जाए और इसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट कर दिया जाए, इसे हरास कर दिया जाए, इसे दबा दिया जाए, इसे कुचल दिया जाए। और एक्सट्रीमिस्ट को कुचलने के बाद, मॉडरेट को अपने में मिलाने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगी। तो ब्रिटिश का जो पहला मोटिव है, द एम ऑफ ब्रिटिश वाई दे ब्रॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज टू प्लेकेट मॉडरेट्स टू इट्स साइड। मॉडरेट को अपने साइड में लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का वादा करता है, बोलता है मॉडरेट्स को कि जल्द ही तुम्हारे लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ला रहे हैं इंडिया में, जल्द ही ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को शामिल किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जल्द से जल्द लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया जाएगा। इसलिए मॉडरेट्स को अपनी तरफ मिलाने के लिए बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 लाता है। ध्यान रहे, सनद रहे, इस बात का ख्याल रहे कि इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग का भी गठन होता है। और मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो इसका गठन इसलिए होता है, मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि वी आर गोइंग टू हेल्प ब्रिटिशर्स, वी आर गोइंग टू हेल्प ब्रिटिश, एंड फ्रॉम द ब्रिटिश वी विल गेट वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस। हम लोग, मुस्लिम लीग इसलिए बनता है कि ये ब्रिटिश को मदद करना चाहता है, ताकि बदले में ब्रिटिश भी मुस्लिम लीग को मदद करे और इसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट पोजीशंस दे। इसलिए मुस्लिम लीग को भी अपने तरफ करने के लिए, या मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, ताकि मुस्लिम लीग एक मुस्लिम का पार्टी क्रिएट कर सके जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोधी बन सके। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में अगर मुस्लिम नहीं रहेगा तो ये आसानी से इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपॉर्टेंस को कम किया जाएगा कि ये तो सिर्फ एक मुस्लिम का पार्टी है। इसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाने के पीछे ब्रिटिश का दो मकसद था। एक तो वो मॉडरेट्स को अपने तरफ प्लेकेट करना चाहते थे, एक तरफ तो मॉडरेट को अपनी तरफ मिलाना चाहते थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को भी खुश करना चाहते थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाया। अब जब हम ये समझ लिए कि क्यों लाया गया है, ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि मॉडरेट तभी ब्रिटिश के तरफ रहेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के मदद से लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लेजिस्लेचर में, पहले तो ये समझना चाहिए कि दो काउंसिल था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया
तो उससे जो वायसराय बने, इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाने जाते थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलने लगे, वायसराय बोलने लगे। और विलियम बेंटिक पहला वायसराय थे। ये सब पढ़ चुके हैं, कृपया जाके जरूर से जरूर लेक्चर को विजिट करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार देखें, ताकि हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो ये जो वायसराय बना, इसका 2 काउंसिल था, वायसराय का 2 काउंसिल था। एक था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये जो वायसराय था इसका 2 काउंसिल था। एक काउंसिल का नाम था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस काउंसिल का काम रहेगा लॉ को लागू कराना। जैसे अभी के एग्जीक्यूटिव होते हैं, अभी का एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट होते हैं, उसका काम होता है टू अप्लाई द लॉ, लॉ को अप्लाई करना, एग्जीक्यूटिव कहलाता है। दूसरी तरफ जो वायसराय का काउंसिल था उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका सोल मकसद था, एक ही काम था कि कानून को लेजिस्लेट करना। जैसे अभी का लेजिस्लेचर, इसको लेजिस्लेचर, यही लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे बढ़ के क्या बन जाता है, अभी का जो लेजिस्लेचर है, अभी का जो पार्लियामेंट है, धीरे धीरे यही बढ़ के बाइकैमरलिज्म बनेगा और पार्लियामेंट बनेगा, जिसका विकास हम लोग अलग अलग एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। 1909 पढ़ेंगे, 1935 पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि यही लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट बन जाता है। पर जैसा हम लोग पढ़े थे कि वायसराय का जो काउंसिल है, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपको याद होगा कि ये 1773 में ही बन गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, थ्रू दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय वाज मेड थ्रू द एक्ट ऑफ 1853। जो चार्टर एक्ट आते हैं, चार्टर एक्ट 1853, इससे काउंसिल को, वायसराय के काउंसिल को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसका काम रहेगा लॉ को अप्लाई करना, ये सिर्फ अप्लाई करेंगे, लॉ को लागू कराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कानून आता है जीएसटी एक्ट, तो जीएसटी को लागू करने के लिए, ये तो पार्लियामेंट में पास होगा, पर इसको लागू करने के लिए क्या बनाया गया, इसको लागू करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट का काम, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लागू कराना, और लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना। तो यहाँ पर वायसराय का दो काउंसिल था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो लॉ को अप्लाई करेंगे, और दूसरी तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि कानून को बनाएंगे। दे विल लेजिस्लेट द लॉ, दे विल मेक द लॉ फॉर द कंट्री। तो इसका काम रहेगा लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मीन्स टू मेक द लॉ। यहाँ तक समझे होंगे, बहुत सिंपल सी बात पढ़े हैं अभी कि ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाने के पीछे सिंपल मकसद था कि मॉडरेट को अपने तरफ ले लिया जाए, और साथ में मॉडरेट को अपने तरफ लेने के साथ साथ मुस्लिम लीग को भी अपने पक्ष में मिला लिया जाए, या मुस्लिम लीग को भी मदद पहुंचाना, जिसके लिए मुस्लिम को क्रिएट किया गया है। मॉडरेट को अपने पक्ष में लाया गया, इसके लिए ब्रिटिश को क्या करना पड़ेगा, तो ब्रिटिश को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जगह देना पड़ेगा। यही नहीं, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जगह देना पड़ेगा। यानी ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें अब देखा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मॉडरेट को प्लेकेट करना है, भारतीय नेता को अपने तरफ मिलाना है, तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह देना पड़ेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग को भी मिलाना है, इसके लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह बनाना पड़ेगा, ताकि हिंदू के साथ, मॉडरेट लीडर्स के साथ साथ मुस्लिम्स को भी जगह दिया जाए, मुस्लिम लीग के लीडर को भी जगह दिया जाए। साथ ही अगर मॉडरेट को अपने पक्ष में मिलाना है तो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल का संख्या बढ़ाने से नहीं होगा, बल्कि इसका पावर को भी बढ़ाना होगा। ये पावर उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था कि भारत के अंदर कानून बना है। अगर इसका पावर अगर भारत में बढ़ेगा, यानी कि भारतीयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आएगा। अगर यह बात इंडियंस को पता चलेगा, मॉडरेट्स को पता चलेगा, तो वो खुश होगा, वो ब्रिटिश का सपोर्ट करेगा कि अब हमारे पास, इंडियंस के पास ज़्यादा पावर आ रहे हैं, रिलेटिवली ज़्यादा पावर इन कंपेरिजन टू द लास्ट एक्ट, नॉट इन द सेंस ऑफ मॉडर्न टाइम। अभी के जैसा बहुत ज़्यादा पावर नहीं दे देगा, हल्का सा पावर देगा। इससे भारतीयों को, मॉडरेट्स को खुश किया जाएगा, ताकि मॉडरेट्स हमेशा ब्रिटिश की तरफ रहे, और एक्सट्रीमिस्ट जो कभी ब्रिटिश की तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए इसे कूट दिया जाएगा। इसी पॉलिसी को कैरेट पॉलिसी, आयरन एंड कैरेट पॉलिसी भी कहते हैं, कि एक को कैरेट दो और दूसरे को पनिश करो, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। स्टिक मतलब सजा देगा और दूसरे को कैरेट से प्लेकेट करेगा। ये सब पढ़ेंगे अलग अलग हिस्ट्री का चैप्टर में, पर अभी तो हम लोग ये समझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों लाया गया। तो एक बार देख लेते हैं, अगर इतना आपको ध्यान में है तो हम इसका एक एक पार्ट को बहुत आसानी से समझ लेंगे। पहला है कि वाई दिस एक्ट वाज, अच्छा उससे भी पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, इसी को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोल देते हैं बहुत बार। तो ऐसा ना कंफ्यूजन होवे कि इंडियन काउंसिल एक्ट कोई अलग चीज़ है, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 ही है। इसी का नाम कभी कभी या अलग अलग बुक में, बहुत सारे बुक में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी रह सकता है। इसी का नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। हम लोग जानते हैं अभी, अगर नहीं जान रहे हैं, अगर ये याद नहीं है कि वायसराय कौन थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो कृपया जाइए और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखिए।
इसको देखने के बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में क्या अंतर था। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि ये अगर इंडिया है तो यहाँ पर जो ब्रिटिश का हेड है, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, उसे वायसराय कहते हैं, इसे वायसराय कहते हैं। जो इंडिया में हेड है, ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का, उसे वायसराय कहते हैं। पर इसका जो मिनिस्टर है, जो ब्रिटेन में बैठता है, जो लंदन में बैठता है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहलाता था। ये मिनिस्टर जिसका जिम्मेवारी है भारत में सभी चीज को सुचारू से चलाने के लिए, इसी को कहते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और जो वायसराय कौन है? ये एक ऑफिसर है जो इंडिया में आके इंडिया को संभाल रहे हैं, यानी इंडिया में गवर्न कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल को चलाए हुए हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जरूर देखे, उसमें इसको डिटेल से दिखाया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का नाम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी है, इसी का नाम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी है, या मोर्ले मिंटो एक्ट भी कह सकते हैं। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसी का नाम है। मोर्ले कौन थे? जो पहले आएगा वो बड़ा रहेंगे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये बड़ा थे क्योंकि ये मिनिस्टर हैं। और इसके अंदर जो अभी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जैसा पोस्ट होता है, वो उसके अंदर सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर है, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर हुए इस तरीका से और सेक्रेटरी हुए ये। तो ये इंडिया का मिनिस्टर थे जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो लंदन में बैठते थे। और वायसराय ऑफ इंडिया है, इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में या इन्हीं के अंदर काम करते हैं इंडिया में, इसको वायसराय ऑफ इंडिया कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 is also known as Indian Councils Act 1909 and it is also known as Morley Minto Reforms. So all the three names are for the same act, that is Government of India Act 1909। ये समझने के बाद अब चलते हैं कि क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, why was it introduced, जो कि पहले हम लोग समझ चुके हैं, अब सिर्फ पढ़ना है कि to placate moderate leaders by increasing Indians participation in legislatures and also appeasing Muslims by giving them separate electorate। सिंपल है, मॉडरेट को अपने पक्ष में मिलाना चाहते हैं, मुस्लिम लीग को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाना पड़ा। अब मॉडरेट्स तभी ब्रिटिश के साथ रहेंगे, मुस्लिम लीग तभी ब्रिटिश के साथ रहेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट का पार्टिसिपेशन होगा लेजिस्लेचर में, दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, इसके थ्रू उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या है इंडियंस का, उसको बढ़ाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भारतीयों को जगह देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उसे मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग का सपोर्ट चाहिए। तो इट कंसिडरेबली इंक्रीज्ड द साइज ऑफ बोथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत ही सिंपल है कि हम एक इंडिया, पूरा इंडिया की जब बात करते हैं तो पूरा इंडिया का जो हेड है उन्हें ही वायसराय कहते हैं, उसे ही वायसराय कहते हैं। इसको अभी के प्राइम मिनिस्टर जैसा समझ सकते हैं। और इस वायसराय के अंदर जो काउंसिल है उसको बोलेंगे वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसराय का लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये वायसराय कहाँ काम कर रहे हैं? पूरा इंडिया के लिए, इसलिए इसको कभी कभी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोल सकते हैं। पर इंडिया के अंदर जैसे अभी बहुत स्टेट हैं, उस समय में भी बहुत स्टेट रहेंगे, जैसे बंगाल, जैसे मद्रास, जैसे बॉम्बे। इसमें जो हेड है उसको गवर्नर बोलेंगे। अभी भी इसका हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। और इस गवर्नर का जो काउंसिल रहेगा उसको बोलेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अंतर समझ में आया होगा। पूरा इंडिया के लिए जो काउंसिल है उसको बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिकॉज इट इज एट द सेंटर ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंट डे सेंट्रल पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। Similarly, at that point of time, Central Legislative Council was there and also Provincial Legislative Councils were there। इसमें बहुत सारे काउंसिल्स रहेंगे, हर एक स्टेट में काउंसिल रहेंगे। तो इसमें संख्या बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 लाया गया। तो इसमें संख्या जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 सदस्य होते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य कितना था? 16 था। अब कर दिया गया 60 इसके एक्ट के थ्रू। इससे क्या पता चलता है कि संख्या को बढ़ा दिया गया, कॉन्सिडरेबल अमाउंट में बढ़ाया गया, अच्छा खासा संख्या बढ़ाया गया। तो पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का फीचर यही है कि इट कॉन्सिडरेबली, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साइज दोनों का बढ़ा दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और साथ में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहां पहले 16 सदस्य होते थे, अब 60 सदस्य कर दिए गए। दूसरी है कि रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। बहुत ही सिंपल सा बात है दोस्तों कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो इंडिया भर का काउंसिल है, इसमें क्या किया गया, अब ये जो काउंसिल है, मान लेते कोई भी काउंसिल है, सिंपल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल है या प्रोविंशियल है, इसमें दो तरीका का सदस्य होते थे। एक होते थे ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया, जो ब्रिटिश लोग हैं, इसको बोलते थे ऑफिशियल मेंबर्स। और एक है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो है जो भारतीय है, जिसको कि सरकार, यहाँ भी सरकार, हालांकि 1909 में देखेंगे अभी कि इलेक्शन भी होता है, पर ये नॉन ऑफिशियल मतलब क्या हुआ, जो इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बने उसे नॉन ऑफिशियल्स बोलेंगे, जो ब्रिटिश सदस्य बने लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसे ऑफिशियल बोलेंगे। तो इसके थ्रू क्या किया गया कि जो ऑफिशियल थे,
ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहने का मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी देखे सदस्य की संख्या तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, लेकिन अभी भी इसमें किसकी मेजोरिटी रहेगी? ब्रिटिश की मेजोरिटी रहेगी, भारतीयों की मेजोरिटी नहीं रहेंगे। अगर मान लिया जाए पहले 16 में से 4 भारतीय थे तो अब 60 में से 25 भारतीय हो गए, तो इंडियंस की भी संख्या बढ़ी, पर साथ में ब्रिटिश का भी संख्या बढ़ा दिया इस तरीका से ताकि इंडियंस की मेजोरिटी ना हो। तो ये ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के थ्रू सिर्फ मॉडरेट्स को मूर्ख बना रहा था। इस बात को जब मॉडरेट्स रियलाइज करते हैं तो वो फिर एक्सट्रीमिस्ट के साथ आएंगे, जिसको कि हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फिर से आएंगे क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हालांकि संख्या को 16 से 60 कर दी गई, लेकिन इसमें हमारे मेजोरिटी नहीं था, ब्रिटिश का ही मेजोरिटी था। अगर हमारा संख्या बढ़ाया गया तो ब्रिटिश का भी मेजोरिटी बढ़ा दिया। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ कर दिया गया कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, फॉर एग्जांपल यूपी का प्रोविंशियल काउंसिल में, उस समय यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस होता था, तो यूपी का प्रोविंशियल काउंसिल में अगर 100 सदस्य थे जस्ट फॉर एग्जांपल, तो इसमें से हो सकता है 60 इंडियंस हों, यानी कि इंडियंस मेजोरिटी में रह सकते हैं। तो इससे तो लगेगा कि हम लोग मेजोरिटी में आ गए, हम लोग के पास पावर आ गए। तो ऐसा बात नहीं था दोस्तों, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें पावर ही बहुत कम था। डिसीजन सारे वायसराय ले लेते थे, डिसीजन ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत कम अधिकार था, बहुत कम पावर था। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर सारा पावर ले ले और पार्लियामेंट से पावर छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता। पर अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में भले ही कांग्रेस का संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, पार्लियामेंट को जीत जाए, पर क्योंकि अगर सारा पावर प्रेसिडेंट ले ले या प्राइम मिनिस्टर ले ले तो कोई फायदा नहीं है। उसी तरह यहाँ भी था। आगे बढ़ते हैं। यही दिया हुआ है कि इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब पहले देखे थे तो ये देखे कि ये जो मॉडरेट्स को मिलाने का बात है कि मॉडरेट्स को मिलाना चाहते हैं और साथ में मुस्लिम लीग को मिलाना चाहते हैं। मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा नंबर, किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या बढ़ाना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। साथ में और क्या कर सकते हैं कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बढ़ा दे, क्योंकि इससे भारतीयों को लगेगा कि पावर हमारे पास आ रहा है। इसके लिए क्या किया गया कि इंक्रीज कर दिया गया फंक्शन दोनों का, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों का फंक्शन बढ़ा दिया गया। तो गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 फंक्शंस ऑफ बोथ सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड। ठीक है, इसमें जैसे पावर बढ़ा के क्या किया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछे अगर वायसराय से या किसी से, मतलब ऑफिशियल व्यक्ति से, ऑफिशियल जो ब्रिटिश का रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद वो जो आंसर दिए उसके फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बजट पर भी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बजट पर रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हम इससे सहमत है या नहीं सहमत है। कुल मिलाकर पावर को बढ़ा दिया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी था कि इंक्लूडेड इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एज वेल एज गवर्नर। पहले ही देख रहे हैं कि अगर भारतीयों की संख्या बढ़ाना है तो लेजिस्लेटिव वायसराय का 2 काउंसिल होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो संख्या बढ़ा दिया, इस तरीका से बढ़ाया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन रखा, नॉन ऑफिशियल को नहीं, यानी ब्रिटिश का मेजोरिटी रखा। उसी तरह एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार बोला कि इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया। सो इंक्लूडेड इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एज वेल एज गवर्नर। जिस तरह वायसराय के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी तरह हर एक स्टेट में गवर्नर का भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे। दोनों तरीका का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चाहे सेंटर का हो या प्रोविंसेस का हो, चाहे वायसराय का हो चाहे गवर्नर का हो, दोनों में इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू किया गया। और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार ज्वाइन किए वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए और खास इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के रहने वाले थे, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी और बिहार एसआई ये सब क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के रहने वाले थे और ये बने पहले व्यक्ति जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं कि दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को समझना पड़ेगा कि क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है ईस्ट दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूएंसी है ईस्ट दिल्ली, एमपी का इलेक्शन हो रहा है और ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया जाए मुस्लिम्स के लिए लाया गया तो इसमें क्या होगा कि ईस्ट दिल्ली से 2 कैंडिडेट खड़ा होंगे, एक हिंदू यानी कि एक मुस्लिम के लिए, एक जो मुस्लिम खड़ा होंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे, और एक तरफ रेस्ट ऑफ के लिए कोई भी खड़ा हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकते हैं और इसमें सभी लोग वोट देंगे। इसी को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। यानी
क्या इंट्रोड्यूस किया गया? मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप जहां रह रहे हैं वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब एक कैंडिडेट की जगह 2 कैंडिडेट खड़ा होंगे। एक वो जो मुस्लिम रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, इसलिए है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और एक में रेस्ट ऑफ द पीपल रहेंगे और उसमें रेस्ट ऑफ द पीपल वोट भी देंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर यही सेपरेट इलेक्टोरेट दलित के लिए भी कर दिया जाए तो ये जो रेस्ट बचे इसमें भी दलित खड़े होंगे एक, और उसमें सिर्फ दलित लोग वोट देंगे, जो आगे देखेंगे। पर यहाँ पर 1909, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम में पूछता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स। ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। ये एक्ट क्या किया? कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, कम्युनलिज्म को एक कानून की तरह बना दिया। कम्युनलिज्म मतलब यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिक्स, या यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिकल मैटर्स फॉर सेल्फ बेनिफिट। खुद का बेनिफिट के लिए जब हम रिलीजन का यूज करते हैं तो उसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं। ब्रिटिश यहाँ पर रिलीजन को यूज कर रहा है, ब्रिटिश यहाँ पर धर्म को यूज कर रहा है ताकि वो अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे बढ़ा सके, और इसलिए मुस्लिम को दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, इसलिए ये लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म है। लीगलाइज्ड मतलब कि कानून बना दिया, तो लीगलाइज्ड हो गया। और साथ में लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। ये जो कॉम्युनल, धर्म के नाम पर इलेक्टोरेट हुआ, धर्म के नाम पर इलेक्शन होगा, धर्म के नाम पर वोट दिया जाएगा, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, बाकी में किसी एक को वोट देंगे। ये क्या है? कॉम्युनल इलेक्टोरेट है। इसके फादर लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद ने तो यहाँ तक कहा था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने मिंटो को ही कहा था द रियल फादर ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पिता हम नहीं है, पाकिस्तान का पिता भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, लॉर्ड मिंटो है। पाकिस्तान का पिता जिन्ना नहीं है, मिंटो है, ऐसा कहना है राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि इन्होंने ही कम्युनलिज्म को बढ़ावा देकर, सेपरेट इलेक्टोरेट को लाकर इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के क्रिएशन में मदद किया। फिर अगला है जो कि लास्ट पॉइंट है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि कुछ इलेक्शन की भी बात की गई, कहाँ पर इलेक्शन होगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अभी देखें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, वायसराय है, इसका 2 काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसी तरह जो प्रोविंसेस है वहाँ गवर्नर होते हैं, इसका भी 2 काउंसिल होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया जा रहा है। इस इंडियंस को शामिल करने के लिए पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था रखी गई। आखिरकार ये इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना है, इसमें किसी तरीके से तो इंडियंस को चुना जाएगा, कुछ तो डायरेक्टली ब्रिटिश को द्वारा नॉमिनेट कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था रखी गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसा होगा? तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में उन लोगों का नाम रहेगा जो वोट दे सकते हैं इस इलेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अभी इलेक्टोरल रोल बनता है जिसमें कि हमारा जो वोट दे सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का नाम रहता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, और इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें सिर्फ रिच ट्रेडर्स को शामिल किया गया, इसमें जमींदार्स को शामिल किया गया, यानी कि सिर्फ पढ़े ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, सिर्फ उसी को शामिल किया गया। यानी ये लिमिटेड फ्रेंचाइज था, इसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट नहीं है कि 18 साल के युवा सभी लोग भाग लेंगे, ये था लिमिटेड एक्सरसाइज। फिर से देख लेते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल करने की बात की गई। यहां तक बात की गई कि इंडियंस, यानी कि ये अब मेजोरिटी में रह सकते हैं, जिसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहते थे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अब मेजोरिटी में रह सकते हैं। इन इंडियंस को शामिल करने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी व्यवस्था की तो आवश्यकता होगी। इसी व्यवस्था के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था पहली बार इंडिया में की गई। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ बड़े जमींदार्स को, रिच ट्रेडर्स को, बड़े बड़े अमीर लोगों को शामिल किया गया, और वो लोग इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। यही लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किसको भेजेंगे? इंडियंस को भेजेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी बात में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। इट मेड प्रोविजंस फॉर इलेक्शन फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें इलेक्शन को प्रोविजन रखा गया। मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, लोकल बॉडीज, रिच ट्रेडर्स। तो लैंडलॉर्ड्स को रखा गया, ग्रुप ऑफ टीचर्स को, लोकल बॉडी, ट्रेडर्स को, और ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज, यानी ये लोग वोट देंगे और ये इंडियंस को चुन कर भेजेंगे कहाँ? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल में नहीं, प्रोविंशियल में। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए मुस्लिम्स के लिए।
इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव नहीं बोल रहा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के रहने वाले पहले मेंबर बने, पहले सदस्य बने जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए एज ए लॉ मेंबर। सो ही एज ए लॉ मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। और इससे पहले जो पढ़े वो तो काफ़ी ईजी था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये इंक्रीज कर दिए दोनों में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और साथ साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का संख्या, जैसे कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 कर दिए। इन्होंने ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मींस द ब्रिटिशर्स वर इन मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ब्रिटिशर्स यानी कि ऑफिशियल मेजोरिटी रहेंगे। बट इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंसेस में, इन द स्टेट्स, इंडियंस वर गिवन द पावर टू बी इन मेजोरिटी। तो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रह सकता है, मीनिंग दैट इंडियंस कैन बी देयर इन मेजोरिटी। इंडियंस को ही नॉन ऑफिशियल बोलते थे और ब्रिटिश को ही ऑफिशियल कहते थे। और इससे फंक्शन भी बढ़ा दिया सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दोनों पूरा इंडिया के लिए। जैसे अभी पार्लियामेंट है और हर एक स्टेट में जो विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं कुछ स्टेट में, उसी को बोल रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और सेंट्रल जैसे कि पार्लियामेंट है उसको बोल रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसकी पावर बढ़ा दी गई। इसमें अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मीन्स आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। If you are not satisfied with the answer, you ask the question again. That is known as supplementary question. As well as they were given power to move resolutions on budget. So they can now pass their views regarding budget. They can move resolutions in budget. Hopefully आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगला हमें पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तब तक के लिए शुभ रात्रि।